क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. यू गाइस कैन ओपन योर माइक्स और यूज द चैट बॉक्स टू गिव योर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द मास ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट. ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन नंबर सी. बाकी सबको क्या लगता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. आई रिमेंबर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे ये वाले क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी जस्ट थोड़ा सा जल्दी इसको कर लेता है. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा. अब डी और सी सिमिलर है, लेकिन आपको वैल्यू याद होनी चाहिए पूरी. 1.67 नहीं होगा, 1.6726 होगा. 56 नहीं होगा, 26 होगा लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच विल बी, ये मैं खुद बता देती हूँ क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. वो क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन व्हेन पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आप प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा. और नेगेटिव यानी कि कैथोड की बात हो रही है. कैथोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है. एनोड पॉजिटिव होती है. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय. ये मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक, एंड रेस्ट आप लोग करेंगे क्योंकि आई रिमेंबर ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. सो जस्ट अ रियल क्विक हम लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय. पॉजिटिव रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारे पास यानी कि एनोड रेज, कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं जब आप हाइड्रोजन गैस है फॉर एग्जांपल. यस, सी इसका सही जवाब है. तो ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है. जब इस पर आप इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाएंगे यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैथोड रेज को जब आप गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नॉकआउट हो जाएंगे. बाकी बच जाएगा क्या, न्यूक्लियस. एंड फास्ट मूविंग न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव या फिर एनोड रेज. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत लो रखा था उन्होंने, कितना था, 0.01 टॉर. क्वेश्चन नंबर 5 में पॉजिटिव रेज के फ्लैश ऑन, ये मैंने आपको बताया था जिंक सल्फाइड की प्लेट होती है. क्वेश्चन नंबर 6 द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय. एनर्जी और फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच म्यू का रिलेशनशिप दिया था किसने, प्लांक्स कांस्टेंट. जहाँ पे आप यूज़ करते हो ये प्लांक्स इक्वेशन कहलाती है. तो मैक्स प्लांक ने इसके बारे में बात की थी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप डेवलप किया था. कहा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के. ठीक है. क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू कंट्रीब्यूट. क्वेश्चन नंबर 7 में वो पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ फोटोन. ऑप्शंस है आपके पास, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी किसकी, फोटोन की. फोटोन हमारे पास एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जीज होते हैं यानी कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट इज फोटोन. तो उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है या फिर डिपेंड नहीं करती है. ऑप्शन ए में इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ बोला हुआ है. ऑप्शन बी में कह रहा है सोर्स पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है म्यू. ठीक है. सी ऑप्शन. सी. बी. ओके, इसका सही जवाब, ओके, आई होप सबने आंसर दे दिया या फिर चैट बॉक्स में लिख दिया होगा. तो ऑप्शन नंबर 7 में देखो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. वेलोसिटी ऑफ फोटोन की बात हो रही है. फोटोन किसका कंपोनेंट होता है, लाइट का. ठीक है. लाइट की वेलोसिटी यानी कि लाइट की स्पीड को आप रिप्रेजेंट करते हो सी से. याद रखिएगा लाइट की स्पीड जो होती है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो सोर्स हो, फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ हो या फिर एम्पलीट्यूड हो, उसका स्क्वायर हो. ये एक कांस्टेंट, फंडामेंटल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये डिपेंड नहीं करती, किसी पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी पे, किसी में, इन सब में से किसी पे डिपेंड नहीं करती. फोटोन की बात हो रही यानी कि लाइट की बात हो रही थी. और लाइट की पता है आपको स्पीड सेम होती है चाहे वो वैक्यूम में हो, स्पेस में हो, कहीं भी हो. ठीक है. तो समझ आ गया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे सही जवाब होगा. क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है प्लांक्स थ्योरी सेज एनर्जी इज इमिटेड.
ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। प्लांक की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताइए एनर्जी इमिट होती है किस तरीके से, कंटिन्यूस मैनर के अंदर, डिसकंटिन्यूस, साइमल्टेनियसली, इन द फॉर्म ऑफ हीट। B. तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारे पास हमने प्लांक का जो प्लांक की जो थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी, उसको पढ़ने से पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है, जो कि एक ड्रॉबैक था इनके मॉडल का। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगा तो इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम के अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो प्लांक ने आकर फिर ये रेक्टिफाई की थी चीज़ बाय हिज क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट था बाय हिज इक्वेशन, वो दिया था मैक्स प्लांक ने, ठीक है। तो इन्होंने एक तो कहा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और फिर इन्होंने अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, एनर्जी इज इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन डिसकंटिन्यूस मैनर। और इसी तरीके से अगर एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर इमिट होगी तो ही हमारे पास स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा एटम में, जो कि बिल्कुल सही बात है। लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम लोग डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एनर्जी कैसे इमिट होती है, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन दोबारा से जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पूछा है कि प्लांक की जो इक्वेशन है वो क्या है। सिंपल सी बात है, मैक्स प्लांक की इक्वेशन इज ऑप्शन नंबर सी, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन थी, जहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। अगर आप यहाँ पर देखें एम वी आर यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन हमारे पास किसने दी थी, नील बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम हर शेल का फिक्स्ड होता है और वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि एन को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप एच अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है। और एन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे के लिए एन इज़ 1, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन है, बोहर्स इक्वेशन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ पे वो कह रहा है क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ Magnetic पर quantum number. सॉरी, what was your answer? Magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे पहले समझते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसे कहा जाता है। हमारे पास केमिस्ट्री में 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह। तो उन्हीं में से एक हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जैसे हमारे पास फ़िज़िक्स की अगर आप बात करें, हमने फ़िज़िक्स में पढ़ा था कि 19th सेंचुरी से पहले हमारे पास न्यूटोनियन फ़िज़िक्स थी, क्लासिकल फ़िज़िक्स, जहाँ पे ट्रेडिशनल लॉज थे फिज़िक्स के, ठीक है, जहाँ पे आप मोशन के इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं। और फिर 19th सेंचुरी के बाद हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे आप एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल्स का नेचर वगैरह देखते हैं, एनर्जी को और डीपली डिस्कस करते हैं, एनर्जी मैटर के कन्वर्जन वगैरह को, एटॉमिक लेवल पे हर चीज़ को देखते हैं। और जो न्यूटोनियन लॉज ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन, वो आपके पास क्वांटम फिज़िक्स पे अप्लाई नहीं होते। अगर आप एटॉमिक लेवल पे चले जाएँ तो
जो पार्टिकल होता है वो ऐसे मूव नहीं करता कि मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी, उतना तो वो मोशन ही नहीं, उसका मोशन डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन हमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स की फील्ड के अंदर आते आते पता चला, हमें लगा कि अच्छा वेव है, तो वहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती हैं कि इसकी लाइट की वेव फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी वेव्स हैं वो वेव की फॉर्म में हमारे पास आती हैं, अल्फ़ा रेज हो गया, बीटा रेज, ठीक है, उसकी वेव आप वेव फॉर्म बना सकते हो, और ये लोगों को बात पता थी। उसके बाद ये इतना शॉकिंग कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अलावा जैसे अब साउंड वेव्स वगैरह की बात हो गई, लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट था जिनका नाम था डी ब्रॉगली। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इन्होंने कहा कि भाई जो पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, पार्टिकल का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये मूव करेगा तो सिंपल एक स्ट्रेट मोशन करेगा या फिर एंगुलर करेगा जो भी, लेकिन मोशन, इसका मोशन जो होगा वो वेव वाला तो नहीं होगा। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा कि ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वेव नेचर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वेव नेचर का मतलब क्या है, उसके पास वेव की फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेव की वेवलेंथ भी होती है। तो फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की अपनी वेवलेंथ होती है जो कि डिपेंड करती है इनके मास पे ऑफ कोर्स। तो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर करता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसकी, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, राइट, तो वो आपको इस तरीके से लगता है कि वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसकी भी वेव फॉर्म बनती है। तो पहली बार जो ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बहुत वियर्ड एंड शॉकिंग सा कॉन्सेप्ट था एट फर्स्ट, वो डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो पार्टिकल है वो भी वेव नेचर रखता है, सही है। तो फिर इससे हमारे पास एक नया एजेंडा आ गया, दूसरे फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट के बाद लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, एंड देन दे रियलाइज्ड आहिस्ता आहिस्ता कि भाई जो न्यूटन के लॉज हैं वो आप इस पार्टिकल पे नहीं अप्लाई कर सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वैसे मोशन नहीं करते जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह करते हैं। जब आप एटॉमिक लेवल पे चले जाते हो, स्पेशली पार्टिकल्स की जब आप बात करते हो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, उसका जो मोशन है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूजिंग हमारे पास जो क्लासिकल लॉज थे। फिर उसके लिए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आई, और उन्हीं में से जो सबसे फेमस और वन ऑफ द इनिशियल इक्वेशंस थी वो थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया बेसिक, ऑफ कोर्स ये बहुत लंबा एंड डिटेल टॉपिक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास पार्टिकल का वेव नेचर बताती है। सही हो गया? इज दैट क्लियर? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास पार्टिकल्स का वेव नेचर एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने, ठीक है। तो जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की साइन वगैरह होता है, तो ये एनर्जी के लिए होता है टोटल, ये साई होता है। तो इट्स अ इक्वेशन जो कि हमारे सिलेबस में ऑफ कोर्स नहीं है, और एफएससी लेवल पे आप इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते। तो इस इक्वेशन में आप 3 क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो प्रिंसिपल होता है, वो एजिमुथल होता है, और वो मैग्नेटिक होता है। जो नहीं होता ड्राइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वो कौन सा होता है? वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन हमें बताता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था हर्ट्ज़ प्रिंसिपल, वो कहता था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट होंगे, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, रिमेंबर। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता है। अ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डैश। सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम, 0 यानी कि 0 होती है, मिनिमम होती है, या फिर इनफाइनाइट होती है। सॉरी, 0। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नोडल प्लेन क्या होता है।
एटम के अराउंड वो जगह, इट्स सिंपली अ रीजन जिसको हमने नाम दे दिया नोडल प्लेन। ये वो जगह होती है जहाँ पर एटम के अराउंड, नॉट न्यूक्लियस के अराउंड, एटम के अराउंड वो जगह जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, वो नोडल प्लेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, नोडल प्लेन का अगर ऑपोजिट की बात करें कि ऐसी कौन सी जगह है, स्पेसिफिकली ऑर्बिटल की कौन सी जगह है, ऑर्बिटल की, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल। हाँ, ऑर्बिटल की, मैंने वही आपसे पूछा कि ऑर्बिटल का कौन सा रीजन होता है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्बिटल्स क्या थे, ऑर्बिटल सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी एक्स वाई, ये एक ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं डी एक्स वाई का शेप इस तरीके से फॉर्म करूँ, हमारे पास ये 4 तरीके के इस तरीके से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, इसको हम कहते हैं लोब। ठीक है, तो लोब वो जगह है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और ये नोडल प्लेन का क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो अक्सर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हुए, इसको लोब कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये नोडल प्लेन और लोब्स दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बात है, और हर ऑर्बिटल के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस की बात करें तो इसमें लोब्स कितने, 0, क्योंकि ये स्फेरिकल है। अगर पी की बात करें तो इसमें लोब्स कितने, 2, 1 एंड 2। अगर डी की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, 1 2 3 4, तो 4 लोब्स हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है द नंबर ऑफ डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल हैविंग सॉसेज शेप। अब यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, और एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है। अगर पी की बात करें तो इसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ये सबशेल है। ये तीनों हमारे पास क्या है, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स, इन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्बिटल, कौन से शेल नहीं सबशेल की जो शेप होती है वो सॉसेज शेप होती है, एस की, पी की, डी की या फिर एफ की। और इनमें से जो भी होगा जिसकी सॉसेज शेप होगी आपको लगता है, उसकी आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे अगर एस की बात करें तो एस तो नहीं होगा, सॉसेज की शेप हमारे पास इस तरीके की होती है, राइट। अब होता क्या है, इस तरीके का होता है ना सॉसेज, समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम बात करें एस की, तो ये स्फेरिकल होता है, यानी कि इसके पास स्फेरिकल शेप होती है। अगर आप बात करें पी की तो इसकी शेप होती है डम्बल, डी की बात करें तो इसकी शेप होती है डबल डम्बल, और एफ कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। तो एफ को और एस को तो हटा देंगे, बाकी बचा हमारे पास पी एंड डी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि डी की शेप होती है जिसको डबल डम्बल कहते हैं, उसी शेप को इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट, सॉसेज शेप। ठीक है, तो सॉसेज शेप किसकी होती है, पहले तो आपने याद रखना है डी ऑर्बिटल की होती है। और दूसरी बात, अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास सॉसेज शेप वाले डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं एक सबशेल के अंदर जिसकी सॉसेज शेप होती है, वो कितने होते हैं। अब डी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, राइट। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर जेड, इस तरीके से। तो ये 5 इन नंबर होता है। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ गया। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिस इसमें पूछ रहा है कि क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3p ऑर्बिटल आर। मैंने आपसे कहा था कि आपको पता होना चाहिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप इस तरीके से एक नंबर और एक लेटर, दोनों चीज़ें साथ में लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है 1 2 3, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर बताता है शेल नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
और ये जो P है ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है जिसे आप L से रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप 3P की बात करें तो 3 हमारे पास क्या हो गया, N की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, और P की वैल्यू यानी कि L एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबशेल क्या क्या है हमारे पास P। तो P की L की वैल्यू P के लिए क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। S की L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, P की 1 होगी, D की 2 होगी और F की 3 होगी। ये नहीं समझ आ रहा, आई नो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, जहाँ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये बहुत बोरिंग और पता नहीं क्या ही लगेगा, एलियन सी कोई चीज़ लगेगी, बट यू नो व्हाट, ये बहुत सिंपल है। आप अगर इससे पहले वाली 2 लेसन्स पहले वाले देखें, एक प्रिंसिपल सारे प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वगैरह, वो, और उससे पहले वाला जो लेक्चर जहाँ पे हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी बहुत डिटेल में, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड ईजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बिलीव मी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 3P दिया हुआ था, N की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, L हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने देखना है कि ऑप्शंस में से ये कौन सा सही है, 3 and 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास सही जवाब है।